मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी लर्न एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक केमिकल साइंस में चल रहा था वो है राउल्ट्स लॉ। तो आइए आज हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे जो टॉपिक पढ़ा था हमने उसके बारे में बता देता हूँ। इससे पहले हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात करी थी और वेपर प्रेशर में हमने सीखा था कि जैसे ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, तो ये लिक्विड जो है इसकी वेपर बनती है और वो वेपर जो है अगर ऊपर से ये क्लोज वेसल हो तो वो वेपर इस सरफेस, इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर जनरेट करती है। उस प्रेशर को ही हम क्या कह देते हैं? वेपर प्रेशर, मतलब वेपर का प्रेशर। ओके, अब आपने मुझे एक बात बतानी है कि अगर मान लिया इसके अंदर कोई सॉल्वेंट हमने डाला हुआ है, तो जो इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? Pa होगा। इसी के अंदर अगर हमने B भी डाला हुआ है, वो भी एक लिक्विड है, तो उसका प्रेशर क्या होगा? Pb होगा और टोटल प्रेशर क्या होगा? दोनों के प्रेशर के इक्वल होगा, ऐसे तो होगा। दूसरी बात, अब Pa जो है उसके मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल हैं और Pb जो है उसके हमने मान लिया, ऐसा एज्यूम कर लिया कि 50 मॉलिक्यूल है। तो जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी उसका प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसकी वेपर, इसके क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेगी। मॉलिक्यूल यहां पर इसके तो ज्यादा होंगे बिकॉज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और इसके मॉलिक्यूल कम है, तो वेपर इसके कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि Pa जो है उसकी अमाउंट डिपेंड करती है किसके ऊपर? इस अमाउंट पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह क्या मैं नंबर ऑफ मोल भी लिख सकता हूं? एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे, वो भी तो मॉलिक्यूल ही है। और नंबर ऑफ मोल की जगह हम लोग मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन भी क्या है? नंबर ऑफ मोल ही तो है, कंपेयर किया हुआ है, टोटल मोल को कंपेयर किया गया है सॉल्यूट के मोल के साथ। ठीक है, तो देखिए अब मोल फ्रैक्शन जो है इसकी जगह हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हैं XA। ठीक है, XA हमने लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि Pa किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? XA के, यानी कि जो A का पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? A के मोल फ्रैक्शन के। समझ में आ रही ना बात? A का पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? A के ही मोल फ्रैक्शन के। तो सेम जो है वो किस पे लगेगा? B पे। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? XB। और अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपको राउल्ट लॉ जो है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ना ये ही राउल्ट लॉ है। तो देखिए राउल्ट लॉ की बात करते हैं, राउल्ट लॉ की बात करते हैं अपने। राउल्ट लॉ क्या होता है? देखो, किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये राउल्ट लॉ है। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब अपने इसको डिराइव करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? ठीक, सपोज कोई सॉल्यूशन है जिसमें A और B मिलकर वो सॉल्यूशन को बनाते हैं। ठीक है,
इन सॉल्यूशन मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा Na प्लस Nb। तो यानी कि A का मोल कितने हैं Na है और B के मोल कितने हैं Nb हैं। क्लियर है ना, टोटल मोल हो गए। अब देखो अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की तो ये मैंने आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। XA इज इक्वल टू क्या होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। XB इज इक्वल टू क्या होगा NB Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अब राउल्स लॉ मैं आपको बता चुका हूं। राउल्स ने ये कहा कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन में। तो मतलब ये हुआ कि Pa जो है, यानी कि हमने दो कंपोनेंट लिए ना, देखो इधर दो कंपोनेंट लिए हैं, तो Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, XA के, और Pb जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, XB के। साइन हटाएंगे तो बन जाएगा Pa इज इक्वल टू P नॉट A XA, और ये बन जाएगा Pb इज इक्वल टू P नॉट B XB। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये कौन है, मैं आपको बता दूं कि Pa नॉट जो है वो प्रेशर ऑफ, या प्रेशर की बात करें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, अगर A को हमने प्योरेस्ट फॉर्म में लिया तो उसका वेपर प्रेशर है ये वाला, और Pb जो है वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। समझ में आ रही बात? तो ये राउल्स लॉ हो गया। अब देखो क्योंकि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है तो दोनों का प्रेशर जो होगा उसका टोटल क्या होगा, ये होगा। अब देखो वहां हमने ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, तो देखो मैं Pa की वैल्यू रख देता हूं Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB। क्लियर, टोटल कर दो, ये तो ऐसे लिखा। अब यहां पर इसके अंदर हम एक चीज और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कौन सी, देखो वी नो XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये भी हमने मोल फ्रैक्शन में ही पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि XA और XB जो है, या XC भी अगर आ जाए यहाँ पर, तो इनका सबका टोटल कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ मुझे ये बता दो कि XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा क्या, यही तो होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बात करूं, ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं हम इसको। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये देखो XA की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं, तो देखो क्या होगा, P इज इक्वल टू Pa नॉट, XA इज इक्वल टू दिस है, तो यहां पर रख देते हैं XA और यहां रख देते हैं प्लस Pb नॉट XB, ऐसे रख दिया। क्लियर है, डेरिवेशन जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये ऐसे रख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, सॉरी ये XB आएगा ना, अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो P इज इक्वल टू Pa नॉट माइनस Pa नॉट XB, ऐसे हो जाएगा ना।
प्लस पीबी नॉट एक्सबी। ठीक है, अब क्या करना है, पीए नॉट, और पीए नॉट में ध्यान से देखो कि यहां पर कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। एक्सबी कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन ले लेते हैं। देखो ये देखो एक्सबी, तो बन जाएगा पीबी नॉट माइनस पीए नॉट। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, तो पीए नॉट प्लस, थोड़ा चेंज कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c पढ़ना ना, तो P इज इक्वल टू xd pb नॉट माइनस प्लस pa नॉट। ये यहां पर एक इक्वेशन हमें मिलती है। ठीक है, अब ये आ सकता है कि इसको ऐसे क्यों लिखा, तो देखिए ये इक्वेशन बेसिकली ये बन गई y इज इक्वल टू m x, ये x बन गया प्लस ये c बन गया। ठीक है, तो मैथ वाले तो जानते ही ना इसको, इस इक्वेशन को। आगे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उस ग्राफ को इस इक्वेशन की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया राउल्स लॉ का। क्लियर है, चलो इसको आपने नोट कर लेना। आगे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो राउल्स लॉ का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनेगा उसको देखो। देखिए क्योंकि हमने इस सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट लिए, तो दो ही इधर ग्राफ बनाएंगे हमने। ठीक है, तो देखो इस एक्सिस पर प्रेशर लिया, और यहां पे भी प्रेशर होगा, और यहां क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक, अब देखो यहां पर x a इज इक्वल टू 1, x b इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहां लेंगे x b इज इक्वल टू 1, x a इज इक्वल टू 0। जब ये ग्राफ हम बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। मतलब इसका ग्राफ तो ये बन रहा है, इसका ग्राफ ये बन रहा है, और टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पर जो ये है ये टोटल प्रेशर है Pa प्लस Pb। जो ये ग्राफ है ये बनेगा Pb इज इक्वल टू Pb नॉट XB, और जो ये ग्राफ बनेगा ये बनेगा Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA। ये हमारा राउल्स लॉ का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है कि ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर x जो है ना मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना इसमें। अब इसके बाद एक इसके अंदर पॉइंट और आ जाता है। देखिए अभी जो हमने केस डिस्कस किया इसके अंदर क्या था कि एक सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट थे A और B, और दोनों ही क्या थे, वोलेटाइल थे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर एक नॉन वोलेटाइल हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, उससे पहले आप में से कोई ये पूछ सकता है कि अगर दोनों ही नॉन वोलेटाइल हो तो फिर तो वेपर प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे अपने, फिर अपन को इतना टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों ही नॉन वोलेटाइल है तो हम लोग एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल की बात करते हैं। तो देखो केस है इफ one component is non-volatile, एक कंपोनेंट अगर नॉन वोलेटाइल है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था। मान लेते हैं ये वाला नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, Pb। यहाँ पे मैं PS
क्या हो जाएगा PB। क्लियर? तो इसका मतलब अगर B नॉन वोलेटाइल है तो फिर क्या हो जाएगा, वो BA के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PB हो गया, A जो है वो नॉन वोलेटाइल। क्लियर? चलो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, PB के। ठीक है, PB की बजाय आप XB लिख लो, या यहां पर कर देते हैं PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ऐसे लिख लेते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट है। PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और जब हम इसको साइन को हटाएंगे तो PB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB नॉट XB। तो बात तो वही आ गई ना घूम फिर के, राउल्स लॉ यही तो कह रहा था। क्लियर? तो ये यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो, we know that XA plus XB is equal to 1, then XB is equal to 1 minus XA। तो XB को उठा के बाहर रख दो, PB नॉट इज इक्वल टू, सॉरी PB इज इक्वल टू PB नॉट इनटू 1 माइनस XA। PB इज इक्वल टू PB नॉट माइनस PB नॉट XA, ये तो बनेगा। अब देखो, इसको मैं सॉल्यूशन कह सकता हूं, इसको क्यों सॉल्यूशन कहूंगा, ये वाला जो PS हो जाएगा, इसको क्यों PS कहूंगा, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो इसके तो इक्वल है, ये इसके PB जो है वो वास्तव में क्या है, PS है, क्योंकि दूसरा वाला जो है उसका तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो PB और PS सेम है। एक्चुअली में बुक में ये लिखा हुआ है PS, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं PS वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे। तो ये सारे मैंने चेंज कर दिए, PS कर दिए हैं। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, वो ही प्रेशर क्या होगा, PB का प्रेशर होगा। ठीक है, चलो तो यहां देखो, अब थोड़ा सा यहां पे एक मैं चेंज करने वाला हूं, इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, PB नॉट XA इज इक्वल टू PB नॉट माइनस PS। ठीक, अब आगे क्या करना है, यहां तक आगे अपने, तो देखो ये है XA को छोड़ दो यहां पर, XA इज इक्वल टू PB नॉट माइनस PS अपॉन PB नॉट। ठीक है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, और ये जो है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां ये अगर एक जो है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो तो उसका जो रिलेशन बने वो XA इज इक्वल टू PB नॉट माइनस PS अपॉन PB नॉट बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका राउल्स लॉ जो है वो यहां तक कंप्लीट हो जाता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, कल हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज आप राउल्स लॉ को समझ लो, इसके बाद में कॉलिगेटिव से पहले, माफ कीजिएगा, कॉलिगेटिव से पहले हम लोगों ने पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा।